हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी शॉर्ट्स। हम लोग विजन करंट अफेयर 8 मई का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है सरकार ने संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो बिजली सेक्टर के लिए नई शक्ति नीति उन्होंने अब लगाई है। ठीक, पहले जो थी हमारी शक्ति नीति वो 2017 में शुरू हुई थी। ठीक, अब हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में कोयले के आवंटन को और भी आसान पारदर्शी बनाने के लिए, ठीक है, एक तो आसान और पारदर्शी बनाने के लिए शक्ति नीति में कुछ बदलाव किए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शक्ति है क्या। ठीक है, तो भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दोहन व आवंटन करने की योजना है। इसे 2017 में शुरू किया गया था ताकि बिजली बनाने वाली जो कंपनियां हैं उसको कोयला आसानी से मिल सके। अब इस नई शक्ति नीति में क्या खास बात है उसके बारे में जान लेते हैं। इसका मेन मकसद है कि हम बाहर से कोयला मंगाना कम कर दें और अपने देश में कोयले का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि बिजली की ज़रूरतें पूरी हो सके। इसके अलावा पहले कोयला आवंटन के लिए 8 अलग अलग कैटेगरी थी जिसे अब सिर्फ 2 आसान सिस्टम में बदल दिया है। पहले सिस्टम का नाम है विंडो 1, ठीक है, और दूसरे सिस्टम का नाम है विंडो 2। ठीक, क्या ही लिख रहा हूं। ठीक, विंडो 1 और 2। ठीक, तो विंडो 1 में कौन कौन सी कंपनियां आती है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो सरकारी कंपनियां हैं जिनमें सरकार का थोड़ा बहुत हिस्सा है, ठीक, उन्हें पहले की तरह तय कीमत पे कोयला मिलता रहेगा। दूसरा जो विंडो 2 है उसमें प्राइवेट कंपनियां जो बाहर से कोयला मंगाकर बिजली पैदा करती थी, अब वह नीलामी के जरिए सरकार से ही कोयला खरीद सकती है। हाँ, हो सकता है कि उनको थोड़ा प्रीमियम देना पड़े इसमें। ठीक है, एक और मजेदार बात यह है कि विंडो 2 के लिए अब ये जरूरी नहीं है कि उनके पास बिजली बेचने का अग्रीमेंट हो, लाइसेंस हो। इससे प्राइवेट कंपनियों को और भी आसानी होगी इस सेक्टर में काम करने में। ठीक है, और हाँ, अब नीलामी में आप यानी प्राइवेट कंपनी 12 महीने से लेकर पूरे 25 साल तक के लिए कोयला खरीद सकते हैं। सरकार उन बिजली प्लांट को ज्यादा बढ़ावा देगी जो कोयला खदानों के पास ही बने हैं। ठीक है, इसे पीट हेड प्लांट कहते हैं। इससे कोयला लाने का खर्चा जो है वो बचेगा और बिजली वहां पे सस्ती होगी। ठीक, कोयला सेक्टर में पहले भी बहुत ऐसे बदलाव हो चुके हैं। ठीक, अब उसके बारे में जान लेते हैं। पहला बदलाव हुआ था कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम 2015 में। ठीक है, 2015 में पहला बदलाव होता है। क्या होता है इसमें कि इससे कोयले की खदानों की नीलामी में पारदर्शिता आई और प्राइवेट कंपनियों को भी मौका मिला। इससे सरकार को ज्यादा पैसा भी मिला। अब दूसरा बदलाव आया था खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन अधिनियम 2021। ठीक है, 2021 में। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें एक नया सिस्टम शुरू किया गया था जिससे खदान ढूंढने और उसे चलाने की परमिशन जो है एक साथ मिल जाती थी। तीसरा बदलाव आया था वाणिज्य कोयला खनन 2020। अब प्राइवेट कंपनियां बिना किसी रोक टोक के अपने बिजनेस के लिए कोयला खनन कर सकती थी। चौथा, कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली यानी CMS और खनन प्रहरी ऐप, ठीक, ये इसलिए बनाए गए ताकि कोयले की चोरी को रोका जा सके। ठीक है, तो ये था हमारा सरकार के संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी जो दी गई है उसके बारे में डिस्कशन। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा ITI को बनाएंगे हम सुपर डुपर। तो भारत की जो कौशल शक्ति है उसको प्रोत्साहन मिलने वाला है। ठीक है, सरकार एक नई योजना लेकर आई है जिसके तहत जो हमारे पुराने ITI यानी इंडस्ट्रियल, ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक, तो ITI है उन्हें एकदम नया और मॉडर्न बनाया जाएगा। इस योजना का क्या मकसद है? सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें और इंडस्ट्री मिलकर काम करें और इन ITI को ऐसे ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे युवाओं को इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से स्किल सिखाई जाए। ठीक है, यानी कौशल सिखाया जाए। ठीक है, कौशल शक्ति को प्रोत्साहन दिया जाए। कितना खर्चा आएगा इस योजना पर? अगले 5 सालों में पूरे 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसमें 30,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार देगी और 20,000 करोड़ रुपए जो है वो राज्य सरकारें और 10,000 करोड़ जो है इंडस्ट्री वाले देंगे। ठीक, एशियाई बैंक यानी एशियाई विकास बैंक जो है और विश्व बैंक भी केंद्र सरकार के हिस्से का 50% तक पैसा देगी। यानी केंद्र सरकार अगर 30,000 करोड़ दे रही है तो उसमें 15,000 करोड़ तक जो रुपया है वो यही दोनों बैंक देगी। अब क्या क्या होगा इससे? इस योजना के तहत 1,000 सरकारी ITI के हब और स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ बड़े ITI हब बनेंगे और उनके साथ छोटे ITI स्पोक के तौर पर जुड़ेंगे। इनमें इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। साथ ही 5 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
NSTI की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी और उनमें 5 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंट बनाए जाएंगे ताकि बढ़िया ट्रेनिंग मिल सके। इस काम को करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी SPV मॉडल अपनाया जाएगा जिसमें इंडस्ट्री वाले लीड करेंगे। ITI क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। ITI वो सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो 1950 के दशक से युवाओं को अलग अलग तरह के काम सिखा रहे हैं। अभी हमारे देश में लगभग 15,034 ITI है। कितने? 15,034। ठीक है, इस आंकड़ा को याद रखिएगा। इतने हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं अभी देश के अंदर, जिनमें से ज्यादातर प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, ज्यादातर प्राइवेट है। सरकार पहले भी ITI को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं चला चुकी है, जैसे कि स्ट्राइव योजना, मॉडल ITI और पूर्वोत्तर राज्यों में स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, ITI को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री के क्षेत्र में भारत के युवाओं को कौशल शक्ति प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक, तो ये था हमारा ITI को लेकर छोटा सा डिस्कशन। चलते हैं अगली टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा हिम तेंदुओं का घर। कहाँ? लद्दाख। एक स्टडी में पता चला है कि लद्दाख में दुनिया में सबसे ज्यादा हिम तेंदुए पाए जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, हिम तेंदुआ ऐसा ही होता है। ठीक, ऐसा ही नहीं, मतलब यही है। ठीक ना। तो हमारी पूरी हिम तेंदुआ आबादी का 68% यानी 68% हिस्सा लद्दाख में ही है। स्टडी के कुछ खास पॉइंट्स क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। हेमिस नेशनल पार्क, कारगिल और लेह में हिम तेंदुओं को बहुत बड़ा और घना इलाका है। ठीक, यहाँ इतने ज्यादा हिम तेंदुआ इसलिए है क्योंकि यहाँ खाने के लिए घास के मैदान है, मौसम अच्छा रहता है और शिकार भी खूब मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि लद्दाख में 61% हिम तेंदुए इंसानों के साथ शांति से रहते हैं। लद्दाख के लोग भी जानवरों का बहुत सम्मान करते हैं। हिम तेंदुआ टूरिज्म से लोगों को फायदा होता है और सरकार भी इनके बचाव के लिए काम कर रही है। हिम तेंदुओं के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। वैसे इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा यूनेसिया। क्या नाम है? पैंथेरा अंसिया, यूनेसिया नहीं, अंसिया। ठीक, ये दक्षिण और मध्य एशिया के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। कुल 12 देशों में इनकी मौजूदगी है। भारत में ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों में मिलते हैं। इनकी हालत जो है वो खतरे में है। इनको वल्नरेबल सेक्शन में रखा गया है। ठीक है, कैटेगरी में रखा गया है। ये 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर चट्टानी और उबड़ खाबड़ जमीन पर रहते हैं। इनके शरीर पर हल्के भूरे रंग के, देख रहे हैं जैसा आप, ठीक है, क्या होते हैं? फर होते हैं। ठीक है, फर, रोए होते हैं हल्के भूरे रंग के। ठीक है, उसी को फर कहते हैं। जिन पर काले धब्बे होते हैं। ये अकेले घूमते हैं और सुबह शाम ज्यादा एक्टिव रहते हैं, दोपहर के टाइम नहीं। ठीक, तो बेसिकली यही था लद्दाख के हिम तेंदुआ के बारे में डिस्कशन। अब अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, आप लोगों को पता है, उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। माना जा रहा है कि बालाकोट के बाद यह सबसे बड़ी सीमा पार कार्रवाई थी, सीमा के पार की कार्रवाई थी। भारत ने कहा है कि यह ऑपरेशन अपनी रक्षा करने, भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने और आतंकवाद को कड़ा संदेश देने के लिए जरूरी था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जान लेते हैं। यह पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पोक, ठीक है, POK जिसको कहते हैं, में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए एक बड़ा सैन्य अभियान है। भारत ने यह कार्रवाई सोच समझकर और बिना किसी उकसावे के ही की है। इसमें आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है जो एकदम सटीक निशाना लगा सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि वो भी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। किसका है अनुच्छेद? ये UN चार्टर का अनुच्छेद नंबर कितना है? 51। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। DVI आपसे पूछ सकता है, ये बिल्कुल पूछेगा। भारत के सटीक हमले करने वाले हथियार कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। स्कैल्प, ठीक है, स्टॉर्म शैडो कहते हैं इसको, मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल। ये 450 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है जो हवा में छोड़ी जाती है। ये दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर बड़े ठिकानों को निशाना बना सकती है। दूसरा है हैमर, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, इसका फुल फॉर्म है। ठीक,
हैमर कहते हैं इसको। ये 50 से 70 किलोमीटर तक मार करने वाला हथियार है जो गाइडेंस सिस्टम से लैस है। ठीक, तीसरा है लोइटरिंग म्यूनिशन यानी कॉमिकेस ड्रोन है ये। ठीक, ये ड्रोन हवा में मंडराते रहते हैं और खुद या रिमोट कंट्रोल से खतरे को पहचान कर उसे नष्ट कर देते हैं। चौथा है हमारा मैच्योर मिसाइल, METEOR, मैच्योर। ठीक, ये बहुत ही आधुनिक मिसाइल है जो हवा से हवा में मार कर सकती है। ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी कारगर है। और पांचवा है हमारा ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस के बारे में तो जानते ही होंगे आप। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ, ठीक है, के सिद्धांत पर काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसका अनुच्छेद 51 उसके बारे में। इस अनुच्छेद के अनुसार अगर किसी देश पर हमला होता है, एकदम गौर से सुनिएगा, बहुत जरूरी है। अगर इस चार्टर के अनुसार अगर किसी देश पर हमला होता है तो उसे अकेले या मिलकर अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर इस अधिकार को नहीं रोकता है। यह सुरक्षा परिषद से कहता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए। जो भी देश अपनी रक्षा में कार्रवाई करता है उसे तुरंत सुरक्षा परिषद को इसकी जानकारी देनी होती है। ठीक, बेसिकली यही है अनुच्छेद 51। ना हो तो आप लोग सर्च करके और इसके बारे में जान लेंगे और इसको समझ लेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यहीं से आपको पूछ सकता है। ठीक है, बाकी मिसाइल्स जो 5 तरह के मैंने बताए वो भी आप देख लेंगे। ठीक, चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सैटेलाइट से बात करने के नए नियम। ठीक, अब क्या नियम सरकार ने तय किया है सैटेलाइट से बात करने के लिए वो देख लेते हैं। सरकार ने ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, ठीक है, जिसको GMPCS सर्विस कहते हैं, के लिए कुछ नए सुरक्षा नियम जारी किए हैं। GMPCS लाइसेंस उन कंपनियों को मिलता है जो सैटेलाइट के जरिए मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस देती है। इसका इस्तेमाल उन इलाकों में ज़्यादा होता है जहां जमीन पर नेटवर्क नहीं है, जैसे कि दूर दराज के खनन क्षेत्र, तेल और गैस के क्षेत्र और आपदा प्रभावित इलाकों में। ठीक, अब मुख्य सुरक्षा निर्देश क्या है सरकार की तरफ से वो भी देख लेते हैं। सुरक्षा मंजूरी, लाइसेंस लेने वाली कंपनी को भारत के अंदर हर गेटवे या हब स्पेस के लिए सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। स्थानीयकरण, नेटवर्क कंट्रोल और मॉनिटरिंग सेंटर जैसी जरूरी चीजें जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग, डेटा रूटिंग भारत में ही होनी चाहिए। प्रतिबंध, लाइसेंसधारी को यह अधिकार है कि वो युद्ध या तनाव की स्थिति में किसी भी ग्राहक या इलाके में सर्विस बंद कर सकता है। विशेष निगरानी क्षेत्र SMGS, ठीक, अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, विशेष निगरानी क्षेत्र कहते हैं। और 200 समुद्री मील, ठीक है, तक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ जिसको कहते हैं कि निगरानी के लिए SMZ घोषित किया जाएगा। अनिवार्य स्वदेशी विनिर्माण, सैटेलाइट नेटवर्क के ग्राउंड सेगमेंट का कम से कम 20% हिस्सा 5 साल के अंदर भारत में ही बनना चाहिए। ठीक, उसके अलावा है नव IC जिसको नाविक पोजीशन सिस्टम पर प्रावधान कहते हैं। लाइसेंसधारी नव IC आधारित पोजीशनिंग की सुविधा दे सकते हैं। ठीक, तो ये है सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट फोन्स होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट सैटेलाइट से जुड़ जाते हैं। ऐसे जो हम फोन्स यूज करते हैं वो एक बीच में गेटवे होता है, गेटवे फिर आता है नेटवर्क कंट्रोल सेंटर में जहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। ठीक, उसके बाद हमारे मोबाइल पे वो आ जाता है। जैसे हम लोग जो यूज करते हैं वो सेलुलर फोन है, ठीक है, सैटेलाइट फोन नहीं है। सैटेलाइट फोन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक, उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है क्योंकि डायरेक्ट सैटेलाइट से जुड़ा होता है। चलिए इसके बारे में और जानकारी जुटाइए आप लोग, ठीक है। खैर, तो ये था आज का हमारा पहला यानी पार्ट 1 का डिस्कशन। ठीक है, हम लोग पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे थोड़ी ही देर में। ठीक, थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा वीडियो। चलिए, धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, कर लो यार सब्सक्राइब वगैरह। चलो, थैंक यू।